हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आप लोगों को हम क्लास 12 की गणित विषय के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल प्रश्न पत्र हल कराने जा रहे हैं। और आप देख लीजिएगा कि आपका जो पेपर 27 फरवरी को होने जा रहा है उसमें जो आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे वो बिल्कुल ऐसे ही देखने को मिलेंगे जैसे मैं आज आप लोगों को इस मॉडल प्रश्न पत्र में हल कराने जा रहा हूं। तो यदि आप ये चाहते हैं कि हमारा जो 27 फरवरी को गणित विषय का पेपर है वो सबसे आसान जाए, तो जो भी मैं आप लोगों को मॉडल प्रश्न पत्र हल करा रहा हूं इनकी क्लासें आप बिल्कुल भी छोड़कर ना जाएं और क्लास को अंत तक करें। ये समझें कि हमारे बोर्ड एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ पर हमें समस्या आती है और उस हिसाब से अपनी तैयारी करते रहें, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस अंक तो भैया जरूर मिले। आप गणित पढ़ रहे हो यार, 90 से कम नंबर आएंगे तो कैसे काम चलेगा, अच्छा ही नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब मेरे होते हुए भी ना है तो बेकार है। पिछले साल मैंने कितने सारे बच्चों को दिलाया, आपको भी दिलाएंगे। चलिए देखते हैं। तो मॉडल प्रश्न पत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने लिया है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको एक एक नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न आपके समक्ष लेते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट, जो भी विद्यार्थी क्लास से जुड़ रहे हैं वो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़े, ठीक है। बहुत ही मज़ा आने वाला है। 27 फरवरी को पेपर में हम कहते हैं आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई, आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। तो मॉडल प्रश्न पत्र में सबसे पहले आप लोगों को पहला प्रश्न देखने को मिलेगा जिसमें से आपको 6 प्रश्न बहुविकल्पी देखने को मिलेंगे। तो पहला बहुविकल्पी प्रश्न आप सभी के समक्ष उठाते हैं। देखिए, प्रश्न का जो फोटो है वो मैं आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, तो आप सभी लोग स्क्रीन पर प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ें। मैथमेटिक्स के किसी सवाल को अगर अच्छे तरीके से लगाना चाहते हो सबसे पहले प्रश्न को तो आप पढ़िए, ठीक है ना। तो चलिए भाई देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का जो समुच्चय है वो एल है और एल में एक संबंध दिया गया है। आपको कुछ ऐसा संबंध दिया गया है आर। संबंध क्या दिया गया है एक्स वाई तल में कि जो L1 और L2 रेखा है, L1 और L2 दो रेखा है एक्स वाई तल में उपस्थित। इसमें बताया गया है कि जो L1 रेखा है वो L2 के क्या है, समांतर है, ठीक है। तो ये एक संबंध दिया गया है कि समांतर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि द्वारा परिभाषित संबंध आर है, तो आर क्या है, सतुल्य नहीं है, सममित नहीं है, संक्रामक नहीं है, एक तुल्यता संबंध है। यहाँ पर देखिए, आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें तो दिया गया है कि जो समतल एक्स वाई तल में उपस्थित रेखाएं L1 व L2 है उसमें एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर है। तो संबंध कैसा है भाई, तो मैं आपको बता दूं, अगर एक्स वाई तल में दो रेखाएं ऐसे हैं, ध्यान समझिएगा, ये L1 है और ये L2 है, ठीक। अगर L1 रेखा L2 के समांतर है तो आप सभी को मैं बता दूं, सतुल्य सबसे पहले जब आप प्रूव करोगे तो आपको पता है कि प्रत्येक रेखा स्वयं के क्या होती है, समांतर होती है। तो ये इसमें अगर बात करें तो L1 L1 के समांतर हो जाएगी, L2 L2 के समांतर हो जाएगी। तो ये अगर बात करें सतुल्य की तो ये संबंध आपका सतुल्य तो भैया हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें सममित की, अगर हम सममित की बात करें तो एक्स वाई तल में उपस्थित दो रेखाएं हैं L1 और L2। अगर हम बात करें तो L1 L2 के समांतर, ये तो क्वेश्चन में दिया गया है। तो क्या हम ये चीज कह सकते हैं कि L2 L1 के समांतर है? जी बिल्कुल कह सकते हैं। अगर कोई रेखा किसी दूसरी रेखा के समांतर है तो दूसरी रेखा भी पहली रेखा के समांतर मानी जाती है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि यह संबंध एक सममित संबंध हो जाएगा, क्योंकि सममित संबंध की परिभाषा में यही कहा जाता है कि अगर ए बी से रिलेशन रखता है तो बी भी ए से रिलेशन रखना चाहिए, संबंध को रखता हो, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें, जो तीसरा संबंध आता है वो आपका आता है संक्रामक संबंध। इसको आप बोलते हो ट्रांजिटिव रिलेशन। संक्रामक संबंध की परिभाषा ये थी कि अगर एक अवयव ए है वो बी से संबंधित है और दूसरा बी सी से संबंधित है तो ए सी से संबंधित होना चाहिए, दिए गए रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो अगर L1 L2 के समांतर है और इसी तरीके से मान लें एक रेखा L3 है और L2 L3 के समांतर है, ठीक है, तो हम क्या ये चीज कह सकते हैं कि L3 L1 के समांतर होगी या L1 L3 के समांतर होगी? तो आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल हम कह सकते हैं। अगर एक रेखा दूसरी रेखा समांतर और दूसरी तीसरी समांतर है तो पहली तो तीसरी समांतर होगी ही, और जब ये कंडीशन आ जाएगी तो वो संबंध क्या हो जाएगा, एक संक्रामक संबंध हो जाएगा। और कोई संबंध सतुल्य, सममित और संक्रामक हो जाता है तो वह रिलेशन क्या हो जाता है, एक तुल्यता संबंध हो जाता है, ठीक है। कोई संबंध अगर स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है तो वह संबंध आपका एक तुल्यता संबंध होता है, यानी एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी जो हमें संबंध दिया गया ये एक तुल्यता संबंध है। समझ में आई बात?
आगे चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के खा पाठ की ओर। तो देख खा पाठ में आपको एक सारणिक दिया गया है और सारणिक में यहाँ पर लिखा गया है 102, फिर लिखा गया है 18, फिर लिखा गया है 36, उसके बाद लिखा गया है 1, 3, फिर 4 दिया गया है, 17, 3 और उसके बाद 6 दिया गया है। आपसे बोला जा रहा है कि इस सारणी का मान कितना होगा, ऑप्शन में दिया गया है। तो मैं आपको बताऊं, देखिए सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बहुत ही अच्छा बताया हुआ है। इसमें क्या करना है, सारणी के सवालों को हल करने का सबसे बेस्ट तरीका इसमें देखिए आप कर सकते हो। 102 को 17 छक्का 102 होता है और 6 त्रिक 18 होता है, यानी 3 छक 18 लिख सकते हैं और इसको 6 गुणे 6 लिख सकते हैं। ये हो गया 1, 3 और ये 4, ये हो गया 17, 3 और 6। अगर हम बात करें तो जो R1 है, ये R1 है, ये R2, ये R3 है। जो R1 रो है, R1 से हम 6 कॉमन ले सकते हैं, तो 6 कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 17 और यहाँ से 6 कॉमन लिया, ये 3 बचा, यहाँ से 6 कॉमन लिया 6 बचा और ये हो गया 1, 3, 4 और 17, 3, 6। अगर हम बात करें तो अब हमें जो सारणिक मिला है, इस सारणिक के जो R1 है यानी जो पहली रो है और जो तीसरी रो है R3, ये आपस में क्या सर्वसम है, यानी आपस में बराबर है, सेम है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि जो R1 व R3 है वो क्या है, सर्वसम है। और आपने सारणिक के गुणधर्म में पढ़ा है कि अगर दो पंक्तियां या दो स्तंभ आपस में सर्वसम होती है यानी आपस में सेम होती है तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि उस जो सारणिक का मान होगा वो क्या होता है, शून्य के बराबर होता है। तो 6 गुणे इस सारणिक का मान क्या हो जाएगा, शून्य। 6 का गुणा शून्य से करेंगे तो कितना मिल जाएगा, शून्य। मतलब अगर हम बात करें तो इस सारणिक का जो मान मिलेगा वो हमें शून्य मिलेगा। क्यों, आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि इस सारणिक में जब मैंने 6 कॉमन लिया R1 से तो हमें दो रो जो है सेम दिखाई पड़ी, सर्वसम दिखाई पड़ी। और जब किसी सारणिक में दो पंक्तियां दो स्तंभ सर्वसम होते हैं तो उस सारणिक का मान शून्य के बराबर होता है। ये आपने सारणिक के गुणधर्म में पढ़ा हुआ है। इस वजह से इस सारणिक का जो मान होगा वो आपका 0 होगा। बताइए सभी विद्यार्थी कमेंट करें भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ रहा। आपकी कमेंट को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि समय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सवाल पर फोकस करेंगे। आप सभी लोग बतियाने के चक्कर में नहीं पड़िएगा, इधर ही ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अवकल समीकरण, गा पार्ट। एक अवकल समीकरण दी गई है और अवकल समीकरण कुछ इस तरीके से लिखी गई है, d2y अपान में dx स्क्वायर और प्लस का दिया गया है अंडर रूट 1 प्लस आपको दिया गया है dy/dx का होल स्क्वायर और इक्वल टू भैया आपको दिया गया 0। और आपसे बोला जा रहा है कि इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी होगी। तो मैंने कोटि बताया था, किसी अवकल समीकरण की अधिकतम अवकलज की जो घात होती है, अधिकतम अवकलज जो होता है वही उसकी कोटि कहलाती है। तो सबसे पहले तो हमें अंडर रूट हटाना पड़ेगा, तो हम इसे लिखेंगे d2y/dx स्क्वायर, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का अंडर रूट 1 प्लस ये कितना हो जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर। अंडर रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, हम वर्ग कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा d2y अपान में dx स्क्वायर का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। और इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। अब आपके पास जो ये अवकल समीकरण प्राप्त हुई, इस अवकल समीकरण में हम देख पा रहे हैं कि अधिकतम जो अवकलज यानी अधिकतम जो अवकलन किया गया वो 2 बार किया गया है। तो जो कोटि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2। आप देख पा रहे हो यहाँ पर अधिकतम अवकलन 2 बार किया गया, तो यही इसकी क्या हो जाएगी, कोटि। अगर घात की बात करते तो जो अधिकतम अवकलज उसकी जो घात है वही अवकल समीकरण की घात हो जाती, यानी इसकी घात भी कितनी हो जाती, 2 हो जाती। तो केवल कोटि पूछा गया था तो मैंने बता दिया कोटि कितनी होगी, यहाँ पर 2 होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका घा पार्ट, घा पार्ट, ठीक है ना। तो घा पार्ट में क्या दिया गया है, आपसे बोला जा रहा है एक आव्यूह आपको दिया गया है, एक आव्यूह आपको दिया गया है। क्या दिया गया है, 1 0 और 0 -1 और एक आव्यूह आपको b दिया गया है। b आव्यूह में क्या दिया गया है, 0 1 और उसके बाद दिया गया 1 0। ठीक, अब आपसे बोला जा रहा है तो ab है, ab का मतलब a का b आव्यूह के साथ जो गुणनफल है वो क्या होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ab और a आव्यूह का मान लिख देंगे 1 0 और 0 -1 और b आव्यूह का मान लिख देंगे 0 1 और 1 0। ठीक है, 1 0 0 -1, पहले मिला जरूर लीजिएगा, 0 1 और 1 0। अगर आप गणित विषय को बहुत ही अच्छा करना चाहते हैं तो सवाल को एक बार लिखते वक्त जरूर मिलाइएगा। कभी कभी क्या होता है कि आप सवाल लिख लिए, अब प्लस माइनस में आप गलती कर दिए उतारने में, उसके बाद सवाल लगाए आंसर नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन, समय भी बर्बाद हो रहा है, कंफ्यूजन भी बन रही है और सवाल नहीं चेक कर रहे हो कि सवाल हमने सही उतारा है गलत उतारा। तो सवाल को जरूर चेक करते रहिएगा। तो यहाँ पर बात करें ए बी, तो ए का बी के साथ मल्टीप्लाई करना, तो जानते हो 2 आव्यूहों का, अगर ए का बी के साथ मल्टीप्लाई करना तो ए पर ऐसे तीर बनाना और ए बी पर ऐसे,
स्तंभों से मल्टीप्लाई करना। तो इस रो का इस स्तंभ से करेंगे 1 0 का गुणा 0 हो जाएगा, 0 1 का गुणा 0 हो जाएगा। इसी तरीके से इस रो का इस कॉलम से गुणा करेंगे तो 1 1 का गुणा 1, 0 0 का गुणा 0। इसी तरीके से फिर दूसरी रो पर आ जाएंगे, दूसरी रो का गुणा कॉलम से करेंगे 0 0 का गुणा 0, -1 1 का गुणा -1, 0 1 का गुणा 0, -1 और 0 का गुणा आपका 0 हो जाएगा। इस तरीके से आपको ए बी आव्यूह का मान मिल जाएगा, देख सकते हो 0 -1 1 और 0। ये क्या हो जाएगा, ए बी आव्यूह का मान हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन हमें देखने को कौन मिल रहा है, ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है बी। ठीक, तो मतलब सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, मिला लेना अपने क्वेश्चन से। आगे चलिए बात करते हैं अंगा पार्ट की ओर। ठीक, थोड़ा सा में रफ करना पड़ेगा, बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व होने वाले हैं, एकदम खत्म होने वाले हैं। एक और आपका बचा है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अंगा पार्ट को देखते हैं सभी लोग। प्रश्न को भैया बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रश्न ही सब कुछ है। हमने क्या कहा, प्रश्न पर ज़्यादा फोकस करना आपको। तो अंगा पार्ट देखते हैं। अंगा पार्ट में क्या बोला गया है कि x बराबर आपको 4t दिया गया है। अंगा पार्ट x बराबर आपको 4t दिया गया है। साथ ही में अगर हम बात करें तो हमें y बराबर दिया गया, y बराबर 4/t दिया गया। मतलब जो भी प्राचलिक समीकरण दी गई वो t के पदों में दी गई। आपसे ये बोला जा रहा है तो dy/dx का मान कितना होगा। प्राचलिक समीकरणों का अवकलन आप सभी लोगों ने सीखा है। मैंने कह दिया था कि कोई समीकरण जिस भी चर के पदों में दी जाती है उसी के सापेक्ष भैया अवकलन करना होता है। तो जैसे दिया गया है x बराबर 4t, तो हम क्या करेंगे, t के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। तो x का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx/dt हो जाएगा। 4 अचर पद बाहर आ जाएगा, d/dt यानी t का t के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इस तरीके से dx/dt का जो मान आएगा 4, t का t के रिस्पेक्ट में अवकलन 1 होता है। तो जो dx/dt का मान आ गया वो 4 आ गया। हमें dx/dt का मान तो चाहिए नहीं, हमें तो dy/dt का मान चाहिए, dy/dx का मान चाहिए। तो हम जो दूसरी समीकरण दी गई इसका भी t के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो y का t के रिस्पेक्ट में अवकलन हो जाएगा dy/dt। और यहाँ पर देखिए 4 अचर पद बाहर हो जाएगा और अवकलन किसका करेंगे, 1/t का। 1/t को लिख सकते हैं t की पावर -1। देखिए 4 बाहर कर दिया, 1/t को t की पावर -1 लिख सकते हैं। अवकलन करेंगे यहाँ पर तो dy/dt का मान मिल जाएगा 4। यहाँ पर देखिए पावर आगे आ जाएगी और पावर से 1 आपका माइनस होगा तो ये -2 हो जाएगा। इस तरीके से आपको मिल जाएगा 4 माइनस का 4/t²। अब इसको मान लेंगे समीकरण 2, इसको मान लेंगे समीकरण 1। हम क्या करेंगे, हमें चाहिए dy/dx। तो जो dy/dx का मान होगा उसमें हम समीकरण 2 को ऊपर रखेंगे, समीकरण 1 को नीचे रखेंगे। dt से dt कैंसिल हो जाएगा, ऊपर dy बच जाएगा, नीचे dx बच जाएगा। तो देखिए समीकरण 2 है आपकी -4/t² और समीकरण 1 है आपका 4। ठीक, 4/1 मान सकते हैं, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, -1/t² आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बताइए क्लियर है कि नहीं क्लियर है। कैलकुलस आपकी बहुत मजबूत होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए अच्छी खासी। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के का पार्ट की ओर। ठीक है ना, इसमें ये बोला गया है, क्या बोला गया है नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट, ठीक है, इसमें आपसे ये बोला गया है कि tan इनवर्स, देखिए मुख्य मान पर आधारित, मैंने कह दिया आपके सिलेबस में क्वेश्चन है तो मुख्य मान निकालना अच्छे तरीके से सीख लीजिए। tan इनवर्स 1 है, फिर आपका दिया गया है cos इनवर्स -1/2 है ना, और उसके बाद दिया गया है sin इनवर्स -1/2। अब ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें देखें तो 3 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दिए गए और तीनों का अगर मुख्य मान निकालने में हम गलती नहीं करते हैं तो हम इस पूरे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मान सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम मान लेंगे, माना u बराबर कितना, tan इनवर्स 1। ठीक, तो हम क्या करेंगे, tan u बराबर लिख सकते हैं, tan u बराबर 1 और 1 को लिख सकते हैं tan π/4। अब रेंज पता होना चाहिए, tan इनवर्स x की रेंज होती है खुले अंतराल के अंतर्गत -π/2 से π/2, मतलब -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच की वैल्यू होगी, उसमें 90 डिग्री और -90 डिग्री शामिल नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए तो u बराबर हमें मिल जाएगा π/4 जो कि इसकी रेंज के अंतर्गत आ रहा है, तो इसका मान आ गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, v बराबर मान लेंगे cos इनवर्स -1/2। इसको हल करेंगे तो cos v बराबर -1/2 हो जाएगा। इसको ले सकते हैं माइनस कॉस, अच्छा 1/2 कॉस कितने का मान होता है, cos 60 डिग्री यानी cos π/6। अब इसको लिख सकते हैं, देखिए cos v बराबर माइनस cos थीटा जो होता है वो cos 180 माइनस थीटा के बराबर होता है। तो इसको ले सकते हैं cos 180 को पाई माइनस π/6, ये माइनस cos थीटा था तो cos 180 माइनस थीटा लिख लिया। अच्छा यहाँ पर इसको हल करेंगे, 6 पाई से आपका पाई जाएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, π/6 नहीं होगा, π/3 होगा भैया, है ना, गलती हो गई है यहाँ पर, π/3 cos 60 का मान है ना, 3 पाई से पाई जाएगा आपका आ जाएगा 2 π/3। इस तरीके से यहाँ पर जो मुख्य मान आ जाएगा cos इनवर्स -1/2 का वो आपका कितना आ जाएगा 2 π/3, जो कि इसकी रेंज के अंतर्गत आता है। cos इनवर्स x की रेंज कितनी होती है, बंद अंतराल के अंतर्गत 0 से पाई,
और 0 से 180 के बीच की ही तो वैल्यू है आपकी 2π/3, निकाल के देख लीजिए आप। ठीक है, 120 आएगा, 0 से 180 के बीच में ही तो आएगा। अब क्या करेंगे, जो तीसरा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है वो कितना है आपका साइन इनवर्स -1/2। ठीक, इसका मुख्य मान निकालेंगे, इसको हम मान लेंगे UV W मान लेंगे। तो साइन W बराबर आपका कितना हो जाएगा -1/2 माइनस साइन, ये कितनी की वैल्यू होती है, साइन π/6 की वैल्यू होती है। तो साइन से साइन इसको लिख सकते हैं हम W बराबर माइनस का π/6, मुख्य मान निकाल सकते हैं इसका। और साइन इनवर्स x की रेंज भी होती है आपकी -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच, तो उसके बीच की वैल्यू आ रही है, इसलिए मुख्य मान माना जाएगा। अब तीनों मान रखेंगे, देखिए tan इनवर्स 1 का मान कितना आ चुका है π/4 रख देंगे, देखिए कई बार बोर्ड एग्जाम में आया क्वेश्चन। उसके बाद बात करें, जो cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान आया वो आपका आया है 2π/3। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स -1/2 का जो मुख्य मान आया है वो आपका आया है माइनस का π/6। अब इसे ये हल करना है, हल करके मान निकालना है हमें। तो हल करेंगे तो देखिए कितना आएगा 6 दूनी 12। ठीक है, यानी मतलब हम अगर चाहें तो यहाँ पर 12 LCM ले सकते हैं। ठीक, 12 LCM लेंगे, 4 3 12। ठीक है, 4 3 कितना होता है 12 होता है, तो 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 3π हो जाएगा, और 3 चौक 12 होता है, 4 का गुणा ऊपर से कर देंगे, 4 दूनी 8π हो जाएगा। और 6 दूनी 12 होता है, तो 2 का गुणा ऊपर से कर देंगे, माइनस का 2π हो जाएगा। इस तरीके से 8 3 11, 11 से 2 जाएगा तो ये 9π हो जाएगा, 9π/12। इसको हल करेंगे तो 3π कितना आ जाएगा 4, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, आंसर मिला लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी 3π/4 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि आप सभी को क्लास पसंद आ रही होगी। सभी विद्यार्थी में वीडियो को शेयर करते जाएं, शेयर जरूर करते रहें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ने चाहिए। ठीक है, आप सभी के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है, तो आप सभी लोग भी वीडियो को शेयर कर सकते हो। आपके शेयर में कुछ नहीं आता, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। आज की क्लास का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही मस्त क्वेश्चन आया है इस मॉडल प्रश्न पत्र में। ये मॉडल प्रश्न पत्र बहुत ही गजब का था। देखिए हमें समाकलन करना है e⁻x का 1 + x दिया गया है, अपान में दिया गया है cos स्क्वायर e⁻x और इनटू में x। हमें इस फलन का x के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है। बहुत सारे विद्यार्थी सवाल को देखकर पहले से टेंशन ले लेते हैं, अरे यार ये कैसे लगेगा, मुझे नहीं आता। इतना टेंशन नहीं लेना है, सवाल को पहले समझना चाहिए आपको। जब समझोगे तब आपको देखिए समय लगता है समझने में, तुरंत हर चीज़ कोई थोड़ी आ जाती है, समझना पड़ता है। यहाँ पर देखिए e⁻x 1 + x, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक, कैलकुलस अगर मजबूत होगा तो आप यहाँ पर कुछ ना करो, x इंटू में e⁻x को आप t मान लो, बस नीचे वाले को फलन को आप t मान लो। इसका अवकल गुणांक ही ऊपर लिखा हुआ है, आप देखो चाहे। जब इसको t मानोगे, अवकलन करोगे तो x छूटेगा, e⁻x का अवकलन e⁻x हो जाएगा। फिर सेकंड फलन e⁻x छूटेगा, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, और t का x के सापेक्ष अवकलन dt/dx हो जाएगा। तो जब आप e⁻x कॉमन लोगे तो ये x + 1 हो जाएगा, dx इधर गुणे में आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा dt। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। देखिए e⁻x 1 + x dx के स्थान पर आप लिख सकते हो dt, अपान में cos स्क्वायर हो जाएगा, और इस e⁻x x के स्थान पर लिख सकते हो t। तो 1/cos स्क्वायर t जो होता है वो sec स्क्वायर t के बराबर होता है। तो sec स्क्वायर t इसको लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं sec स्क्वायर t, और ये लिख सकते हैं हम dt। अच्छा, sec स्क्वायर t की अगर बात समाकलन की बात करें तो sec स्क्वायर t ये कितना हो गया 1 sec स्क्वायर t। हाँ, sec स्क्वायर t का जो समाकलन होता है वो tan t होता है, तो मैं लिख दिया tan t। अब t का मान रख देंगे यहाँ से उठा के, t किसको माना था x इंटू e⁻x को, तो यह जाएगा tan x इंटू e⁻x प्लस c जोड़ दीजिए, यही आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी को ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अब आप कहोगे कि सर जी ये भी तो बहुविकल्पी है। हाँ, आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुविकल्पी में दिया तो बहुविकल्पी में हल कर लेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, 1 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10-11 क्वेश्चन आएंगे, उन्हें तो सॉल्व करना है। ठीक है, 6 12 आएंगे। ठीक है, आगे यहाँ पर अगला पार्ट, ठीक, अगला पार्ट दिया गया है कि एफ सच डेट, इसको समझिएगा, एक फलन है सच डेट रियल टू रियल। इसका मतलब मैंने बताया था कि कोई फलन अगर रियल टू रियल, इसका मतलब उसका प्रांत जो आएगा वो भी एक वास्तविक संख्या से आएगा, और उसका जो सह प्रांत आएगा वो भी एक वास्तविक संख्या से आएगा। अब यहाँ पर जो फलन का परिभाषा दिया गया है वो कुछ इस तरीके से दिया गया, 1 यदि x का जो मान है वो 0 से बड़ा है। ठीक है, और 0 फलन का मान होगा यदि x का बराबर 0 होगा, और इसका मान -1 होगा यदि x
ग्रेटर देन 0 होगा। इस तरीके से ये फलन परिभाषित है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो ये फलन है वो क्या है, एकैकी आच्छादक क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं। हम बात करें एकैकी आच्छादक की, हमें सबसे पहले देखना है। तो मैंने एकैकी के लिए बोला था, एकैकी के लिए क्या बोला था, एकैकी के लिए बोला था कि अगर fx1 की वैल्यू fx2 के बराबर हो जाती है, ठीक है, हम बराबर दिखाने पर x1 बराबर x2 आ जाता तो वो फलन क्या होगा, एकैकी होगा। तो अगर हम देखें तो x की वैल्यू जब 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 ऐसे वास्तविक कोई संख्या का मान रखना है। तो f1 का मान भी कितना आ रहा है, बड़ी से होने पर 1 आ रहा है, और f2 का मान अगर देखें अगर 2 ले लें तब भी हमको 1 ही मिल रहा है। x की वैल्यू जब भी 0 से बड़ी होती है तो हमेशा हमें जो मान मिलता है वो 1 मिलता है, ठीक है नहीं, यानी जो प्रतिबिंब अवयव मिलता है वो 1 मिलता है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जो f1 की वैल्यू है वो f2 के बराबर है, ठीक है, और ये बराबर 1 आ गया। मतलब हम देख पा रहे हैं कि दो अवयवों के एक प्रतिबिंब बनना है, दो क्या कई अवयवों के एक प्रतिबिंब बनेगा, जबकि एकैकी की परिभाषा ये कहती है कि एक अवयव का एक प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो आप देख पा रहे हो f1 बराबर f2 बराबर 1 ही है, क्योंकि कंडीशन दी गई कि x का मान जब 0 से बड़ा है तो हमें 1 मान मिलेगा, ठीक है ना। तो आप कहोगे कि ये फलन क्या है, एकैकी नहीं है। अगर एकैकी होता तो एक फलन का एक ही तो प्रतिबिंब बन, एक अवयव का एक प्रतिबिंब बनता। यहाँ पर तो दो अवयव के एक प्रतिबिंब बन रहे हैं, एक ही बन रहा है, f1 का भी f2 का, इसलिए एकैकी तो नहीं होगा। आच्छादक की बात करें तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब अवयव है 1 0 और -1, ये आपके तीन जो है वो वास्तविक संख्या के प्रतिबिंब अवयव हैं। और देखिए आच्छादक के लिए, ऑनटू के लिए जो सहप्रांत होना चाहिए वो परिसर के बराबर होना चाहिए। परिसर में कौन से अवयव आते हैं, प्रतिबिंब अवयव आते हैं, तो प्रतिबिंब अवयव ये है। और अगर बात करें यहाँ पर सह प्रांत की, तो सह प्रांत आपका एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में बहुत सारी संख्या आएंगी, जबकि परिसर में केवल यही 3 आएंगी, क्योंकि यही तो प्रतिबिंब अवयव है और प्रतिबिंब अवयव ही तो परिसर में आते हैं। अब आप बताओ 3 संख्या इसमें आ रही परिसर में और सह प्रांत में पूरा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय रहा, तो क्या वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कभी परिसर के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है भैया। इसमें तो केवल 3 संख्याएं हैं और उसमें तो सारी वास्तविक संख्याएं, तो परिसर सह प्रांत के बराबर नहीं हुआ, इस वजह से ये फलन आच्छादक भी नहीं होगा, ठीक है। तो लिख देना, चूंकि सह प्रांत बराबर नहीं होगा किसके, परिसर के, और जब सह प्रांत परिसर के बराबर नहीं होगा तो जो फलन होगा वो क्या होगा, आच्छादक भी नहीं होगा, आच्छादक नहीं होगा। ठीक, जब तक सह प्रांत परिसर के बराबर नहीं होगा तब तक वो आच्छादक नहीं होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन तो पहले वन शॉट क्लास कर डालिए, अच्छे तरीके से जान लीजिए एकैकी आच्छादक क्या होता है। ठीक, क्योंकि एक सवाल में मैं आपको एकैकी आच्छादक इतना आसानी से नहीं क्लियर कर सकता हूँ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, उसके लिए आप वन शॉट क्लास जरूर कर डालिए। ब्रह्मास्त्र सीरीज जो मैंने लास्ट में क्लास दी है वही कर डालिए, आ जाएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन, घ पाठ दिया गया कि दिए गए शीर्ष बिंदुओं A 2,7 और B 1,1 और C 10,8 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों ने कहाँ पर ज्ञात किया है, आपने सारणिक के अनुप्रयोग पढ़े, वहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखा है, और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हर बार आता है सारणिक से। तो चलिए इसको हम बता देते हैं, ठीक है, आप लोग अभी निकालिएगा। देखिए बिंदु दिया गया है, बिंदु पहले लिख लेते हैं। एक बिंदु ए दिया गया जिसके निर्देशांक 2,7 है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन होगा वो घ पाठ होगा। और उसके बाद दिया गया है आपको बी, एक दूसरा बिंदु बी है जिसके निर्देशांक 1,1 है, और एक बिंदु सी दिया गया जिसके निर्देशांक 10,8 है। एक त्रिभुज के शीर्ष है और हमें क्या निकाला, त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसकी मदद से, सारणिक के अनुप्रयोग के सहायता से। तो 1/2 लिखेंगे, सारणिक का चिन्ह बनाएंगे, बिंदु दिया 2,7 तो 2 लिखेंगे यहाँ पर, 7 लिखेंगे यहाँ पर। दूसरे कॉलम में दूसरा बिंदु, पहले कॉलम में पहला बिंदु, 1,1 1,1, 10,8 10,8, और तीसरे कॉलम में 1 1 1 लिख देंगे। अब बाकी हमें इस सारणिक को हल करना है और हल करने के पश्चात क्या करना, मान निकालना है। तो क्या करेंगे भैया, हम क्या करते हैं, किसी सारणिक को हल करने के लिए सबसे पहले किसी रो या कॉलम में हम मैक्सिमम 2 जीरो बनाते हैं। कितने जीरो बनाते हैं, 2 जीरो। तो अगर हमें इसमें 2 जीरो बनाना है तो हम R1 की वैल्यू प्राप्त कर ले, मतलब पहली रो की वैल्यू प्राप्त कर रहे हैं R1 - R2, और अगर दूसरे रो की वैल्यू प्राप्त कर ले, दूसरे रो से तीसरे रो को घटा करके, इससे इसको घटा करके 2 जीरो भैया मिल जाएंगे। और 2 जीरो मिल जाएंगे तो ये समझ लीजिए कि आप प्रसार आसानी के साथ करके उस सारणिक का मान निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए
आपका हो जाएगा 1/2। R1 से R2 को घटाएंगे, 2 से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, 7 से 1 घटाएंगे 6 बचेगा, 1 से 1 घटाएंगे 0 बचेगा। फिर R2 का मतलब दूसरे रो की वैल्यू प्राप्त कर रहे हैं दूसरे से तीसरे को घटा करके। 1 से 10 को घटाएंगे -9 आएगा, और 1 से 8 को घटाएंगे -7 आएगा, 1 से 1 को घटाएंगे 0 आएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1। इस तरीके से अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें केवल और केवल C3 के सापेक्ष प्रसार कर देना है बस। तो लिखेंगे C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, क्या करने पर, C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, तो चलिए हम C3 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। देखिए प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट चिन्ह लगाना, फिर ये प्लस होगा, फिर ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, मतलब प्लस चिन्ह के साथ ही लेना है। 1/2 + 1 लेंगे। अगर +1 देखेंगे तो इस रो में पड़ रहा है और जिस कॉलम में पड़ रहा है उसको छोड़ देते हैं, साड़ी का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये प्लस नहीं है भैया, गुणे का चिन्ह है। अब देखिए यहाँ पर तो हमारा बचेगा 1, 6, -9, -7, तो ये आपका हो जाएगा 1/2, 7 × -7 माइनस सूत्र वाला, 6 × 9 = 54, माइनस का 54 माइनस सूत्र वाला, ये प्लस का 54 हो जाएगा। हल कर लेंगे तो आ जाएगा 1/2, 54 से आपका 7 जाएगा, तो कितना बचेगा आपका, आप बताओगे, 47 बचेगा। कितना बचेगा, 7 जाएगा तो 47 बचेगा, तो 47 लेंगे। ठीक, प्लस का 47 बचेगा, 47/2, ये क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई, क्योंकि ये आपने क्षेत्रफल निकाला है और क्षेत्रफल सदैव वर्ग इकाई में आता है। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कहीं पर गलती होगी तो सही कर लेना, बाकी तरीका यही। ठीक है, उम्मीद है कि तो कैलकुलेशन तो सही होगा ही, गलत नहीं होगा, है ना। कहीं पर कभी कभी छोटी मोटी त्रुटि हो जाती है तो आप हमारे तरीके को समझ लिया करें, बाकी अगर कहीं पर छोटी मोटी त्रुटि होती है तो उसको सही कर लिया करें, परेशान ना हुआ करें। तुरंत परेशान होने लगते हो भाई, है ना। पेपर सर पर है, हमारे एक क्वेश्चन में कहीं प्लस लगाना भूल गए, कहीं माइनस लगाना भूल गए, बस जी सर यहाँ पर ये नहीं हुआ, यहाँ पर ये नहीं हुआ, इतना परेशानी। समझदार हो भैया, 1 साल से पढ़ रहे हो। ठीक, कंटिन्यू, अब लास्ट स्टेज है आपका, ये सब डिस्कशन करने का समय नहीं है आपके पास। आगे चलिए बढ़ते हैं अंगा पार्ट को। ठीक, अंगा पार्ट। अच्छा, अंगा पार्ट में क्या दिया जा रहा है, यदि y = कितना दिया गया है, x3, फिर दिया गया -3x + 2, एक रेखा का समीकरण दे दिया गया। स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसमें x अक्ष का निर्देशांक कितना है, 3 है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता को dy/dx से लिखा जाता है। मतलब अगर y = हमें x के रूप में कोई समीकरण दी गई है तो इसका एक बार हम अवकलन कर लें, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा dy/dx का मान कितना मिल जाएगा, 3x² - का 3 मिल गया। अब हमें x = 3 पर ये निकालना है dy/dx का मान, क्योंकि यही dy/dx जो होती है स्पर्श रेखा की प्रवणता कहलाती है। तो x = 3 पर हम क्या निकालेंगे, dy/dx का मान, क्योंकि इन्होंने बोला कि जबकि x अक्ष का निर्देशांक 3 हो, तो रखेंगे 3 × 3 का स्क्वायर -3, तो देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 × 3 = 27, 27 से 3 जाएगा 24 आ जाएगा। अब ये 24 आया है, ये क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता, क्योंकि dy/dx को ही स्पर्श रेखा की प्रवणता बोलते हैं। अभिलंब रेखा की जो प्रवणता होती है -1/dy/dx, यानी -1/ स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लो और -1/ स्पर्श रेखा की प्रवणता लिख दो, वही बन जाती है अभिलंब रेखा की प्रवणता। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर तीसरे के का पार्ट की ओर। 2 नंबर वाले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं हम। 1 नंबर वाले ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दूसरे का पार्ट बोला गया है, x = कितना दिया गया है, x = a cos³ थीटा, कितना दिया गया है, x = a cos³ थीटा, और y = कितना दिया गया, y = आपको दिया गया है a sin³ थीटा दिया गया, कितना दिया गया, a sin³ थीटा दिया गया है। आपसे बोला जाए थीटा = π/4 पर अभिलंब रेखा की क्या निकालिए, अभिलंब रेखा की प्रवणता निकालिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्पर्श रेखा की प्रवणता अगर हम निकाल लेते हैं तो अभिलंब रेखा की प्रवणता बराबर होता है -1/, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो थीटा = π/4 पर हमें चाहिए अभिलंब रेखा की प्रवणता, तो पहले स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें dy/dx चाहिए। इसके लिए पहले समीकरण का हम क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो हमें dx/dθ बराबर कितना मिलेगा। देखिए x = a cos³ थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन करोगे तो dx/dθ मिलेगा। तो अब यहाँ पर देखिए a हो जाएगा, cos³ थीटा का अवकलन कितना हो जाएगा, 3 cos² थीटा हो जाएगा कि नहीं, 3 आगे आएगा, 3 से 1 कम पड़ेगा घात में,
स्क्वायर हो जाएगा। फिर कॉस थीटा का अगेन करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा, क्योंकि कॉस थीटा का जो अवकलन होता है माइनस का साइन थीटा होता है। इसी प्रकार जो नीचे वाली समी कर दी गई है इसका थीटा के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो देखिए डी वाई बाई कितना हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ए हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा का अवकलन करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा का अगेन करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। हमको ऊपर क्या चाहिए, डी वाई चाहिए, तो 2 को 1 से भाग कर देंगे तो ये डी वाई बाई डी थीटा और बटे में हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा का मान आया है 1 गुणे 3 गुणे साइन स्क्वायर थीटा इंटू में भैया कॉस थीटा। और बाद में बात करें डी एक्स बाई डी थीटा का मान आया है 1 गुणे 3 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन थीटा, तो माइनस लिख देंगे। अब डी थीटा से डी थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बात करें तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। ये आपका केवल माइनस का टेन थीटा बचेगा। ठीक, ऊपर साइन नीचे कॉस टेन थीटा बन जाएगा। अब हमें ये डी वाई डी एक्स का मान निकालना था थीटा बराबर पाई बाई 4 पर, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, तब थीटा बाई पाई बाई 4 पर किसका मान निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालेंगे। तो हो जाएगा टेन पाई बाई 4। टेन पाई बाई 4 का मान कितना आता है, 1 आता है। तो ये मैंने स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाली, अभिलंब की नहीं निकाली। तो आप लिखोगे तब अभिलंब रेखा की प्रवणता, अभिलंब रेखा की प्रवणता। आप कहोगे हम जानते हैं कि जो अभिलंब रेखा की प्रवणता होती है -1 बटे स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो हो जाएगा -1 बटे स्पर्श रेखा की प्रवणता की बात करें, यहाँ पर देखिए माइनस टेन थीटा था तो -1 आएगा, है ना। तो -1 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इस अभिलंब रेखा की प्रवणता 1 आ जाएगी। ओके, चलिए ये आज की क्लास का हमारा तीसरे का पार्ट था, 2 नंबर वाला क्वेश्चन। तीसरे के खा पार्ट की ओर बढ़ते हैं बिना समय को लॉस किए हुए। हम भैया समय बिल्कुल नहीं बर्बाद करेंगे, एक के बाद एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते रहेंगे। आपका कार्य है वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्लास में लगातार जुड़े रहिए, क्लास से बाहर बिल्कुल मत जाइए, बाहर जाओगे तो खतरा है। बस इधर क्लास में लगे रहिए। उसके बाद 27 फरवरी को जाइए, पेपर देखिए, फोड़ के रख दीजिए एक क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए खा पार्ट में क्या दिया गया है, खा पार्ट में दिया गया है एक आव्यूह ए दिया गया है। इसमें देखिए ये एक स्तंभ आव्यूह है 1 -4 और उसके बाद 3 दिया गया है। एक आव्यूह आपको बी दिया गया है, बी आपका एक क्या है, ये क्षैतिज एक रो पंक्ति आव्यूह है, 1 -1 2 और 1 ऐसे आपको एक आव्यूह दिया गया है, दिखाई तो पड़ा होगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें करना है यहाँ पर है ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश सिद्ध करना है। ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आता है, ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश होता है कि नहीं होता है, बताइए। ये तो एक प्रॉपर्टी है, अब इसे प्रूव करना तो हमें पहले चाहिए ए बी निकाल लेंगे तो उसका डैश भी निकालेंगे, नहीं परिवर्त भी निकाल लेंगे। तो ए बी निकालेंगे पहले, ए बी, ए के स्थान पर 1 -4 3 और बी के स्थान पर कितना है -1, फिर कितना है 2 है, फिर 1। ठीक है, तो यहाँ पर इस सवाल को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ए बी पहले गुणा करेंगे, है ना। बहुत सारे विद्यार्थी पहले परिवर्तन करने लगते हैं, पहले गुणा कीजिए भाई, ए बी निकालिए आप, से रब कर दे पहले अच्छे से। व्हाइट बोर्ड गंदा हो रहा है ना। चलिए इसे भी सफा कराएंगे। देखते हैं भाई, देखिए यहाँ पर ए बी निकालेंगे तो ए बी कितना आएगा, हम ऐसे ए का बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रो का तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, एक कम माइनस का 1, फिर 1 का गुणा 2 से 1 दूनी 2, 1 कम 1, फिर दूसरी रो का -4 -1 का गुणा 4, -4 2 का गुणा -8, -4 और 1 का गुणा -4, फिर आ जाएंगे तीसरी रो पर 3 1 कम -3 और 3 दूनी 6, 3 1 कम 3। ए बी आप भी मिल गया, तो यहाँ से ए बी का क्या निकालेंगे, डैश निकालेंगे। डैश निकालने के लिए किसी आव्यूह की जो पंक्तियाँ होती हैं उनके स्तंभों को पंक्तियों में बदल देते हैं। तो इन पड़ी हुई लाइनों को खड़ी कर देंगे हम, -1 2 1, दूसरी पड़ी लाइन को खड़ा कर देंगे 4 -8 -4, तीसरी पड़ी लाइन को खड़ा कर देंगे -3 6 3। इस तरीके से हमें ए बी डैश मिल गया। अब हमें RHS में बी डैश ए डैश लाना है, तो यहाँ पर देखिए बी डैश ए डैश लाना है, तो बी का मान जो दिया हो उसका परिवर्त कर दीजिए, बी डैश हो जाएगा। तो बी का मान आपको दिया गया है -1 2 1, तो हम इसका परिवर्त करेंगे -1 2 1, इस तरीके से मिलेगा। और बात करें ए आव्यूह की,
तो ए आप भी जो दिया गया है, एक स्तंभ आप भी दिया गया है, इसको हम ऐसे पलट देंगे। परिवर्त निकालने के लिए क्या करते हैं, स्तंभ को पंक्ति में, पंक्ति को स्तंभ में बदल देते हैं। तो ये 1 -4 और 3। चलिए अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी डैश ए डैश का मान आ जाएगा। देखिए इसका -1 का गुणा 4 1 से करेंगे, -1 4 -1 गुणे 3 -3, फिर 2 1 कम 2, 2 चौके -8, 2 तिहाई 6। ठीक है, 1 1 कम 1, 1 चौके 4 और 1 तिहाई 3। आप देख लीजिए सेम चीज़ नहीं होगी तो कहना, ठीक। बस यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी कि LHS RHS के बराबर है। ओके, सिंपल है ना, सिंपल है, सिंपल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन गा पार्ट, ये क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन गा पार्ट। गा पार्ट ये बोल रहा है कि आप समाकलन कीजिए। किसका समाकलन कीजिए? x dx अपान में दिया गया है x+1 और x+2। हमें इस फलन का क्या करना भैया? मान ज्ञात करना, मतलब समाकलन करना। समाकलन का चिन्ह लगा है तो हम समाकलन ही तो करेंगे, ठीक है ना। अभी भी जुकाम खत्म नहीं हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है, आवाज़ बदल ही लग रही होगी, है ना। चलिए देखिए, ये अगर हम देखें तो एक आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन का क्वेश्चन है। आंशिक भिन्नों में वियोजित करना आपको आता होगा। कैसे वियोजित करेंगे? देखिए यहाँ पर हम मान कर चलेंगे कि माना x/x+1 और x+2, ठीक, ऐसे वियोजित करेंगे a/x+1 प्लस b/x+2। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आपका कुछ ऐसे हो जाएगा, a(x+2) प्लस b(x+1) और अपान में x+1 और x+2। जैसे हल किया जाता है वैसे हल करेंगे। x+1 और x+2 हर से हर दोनों पक्षों में कैंसिल हो जाएगा, ठीक, हर से हर दोनों पक्षों में कैंसिल हो जाएगा। तो ये x बचेगा, इधर देखिए ax हो जाएगा प्लस का 2a हो जाएगा, a का गुणा 2 से करेंगे, bx हो जाएगा प्लस का b हो जाएगा। सिंपल है, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? x वाले पास कर लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, a प्लस b हो जाएगा और बच जाएगा 2a प्लस का b। अचर पद की बात करें तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो अचर पद 2a प्लस b के स्थान पर 0 लिख देंगे। और यहाँ पर चर पद का गुणांक a प्लस b है और इधर चर पद का गुणांक 1 है, x है ना, तो इसका मतलब गुणांक 1 है, तो a प्लस b को 1 के बराबर दिखा देंगे तुलना करने पर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर, तो अगर देखें तो यहाँ पर एक चीज़ निकल सकता है, a बराबर 1 माइनस b। अब a बराबर यहाँ पर मान रख देंगे 2, a के स्थान पर ले सकते हैं 1 माइनस b और प्लस का b बराबर 0। तो ये 2 माइनस का 2b प्लस का b बराबर 0। तो 2 माइनस 2b, b आपका हो जाएगा माइनस का b बराबर 0, यानी b बराबर आपका कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और b बराबर अगर 2 आ गया इसमें रख दिया तो a बराबर हमें मिल जाएगा माइनस का 1। अब ये a और b का मान उठा के यहाँ पर रख दीजिए और समाकलन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ऐसे आंशिक भिन्नों में तोड़ा जाता है। इसको रफ कर दें। चलिए भाई आगे देखते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे? ए बी का मान रखने पर तो समाकलन हो जाएगा a के स्थान पर -1 तो -1/x+1 dx हो जाएगा, प्लस b का मान कितना आया? 2 आया, तो यहाँ पर रख देंगे 2, तो ये आपका 2 वैसे भी बाहर हो जाएगा और समाकलन हो जाएगा 1/x+2 का x के रिस्पेक्ट में। सिंपल है। अब क्या करेंगे? देखिए माइनस बाहर कर लेंगे और 1/x+1 का समाकलन सभी लोग जानते हो log x+1 होगा। x+1 को आप t मान लेना, तो dx बराबर dt हो जाएगा 1/t का t के रिस्पेक्ट में समाकलन जो हो जाएगा वो log t हो जाएगा। t का मान रखेंगे तो log x+1 आएगा प्लस 2 और इसका भी समाकलन इसी तरीके से log x+2 आएगा। अब आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो -log x+1। ये माइनस आप क्या कर सकते हो? इसके ऊपर ले जा सकते हो और इसको ले सकते हो log x+2 का होल स्क्वायर। ये 2 ले जा सकते हो, x+2 की होल पावर बना सकते हो, क्योंकि लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी से पावर आगे आ जाती है तो आगे वाली पावर को भी उधर ले जा सकते हैं, होल स्क्वायर लगा सकते हैं। अब log m प्लस log n का फार्मूला क्या होता है? log mn होता है। तो log x+1 की पावर -1 का मतलब 1/x+1, इसका गुणा करेंगे x+2 के होल स्क्वायर से। सिंपल सी बात। log m प्लस log n होता है log mn के बराबर, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये आपका हो जाएगा log, ऊपर हो जाएगा x+2 का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा x+1, ठीक। इस तरीके से आपके इस क्वेश्चन का जो हल हो जाएगा log x+2 का होल स्क्वायर अपान में x+1। कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो।
बताइए भाई, आया समझ में क्वेश्चन? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था आज की क्लास का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये तीसरे में एक क्वेश्चन और बचता है, घा पार्ट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं इसी वक्त, है ना। छोड़ेंगे नहीं एक भी क्वेश्चन हम। बस आप बोर मत होइए, क्योंकि आपका पेपर है। बोर होना तो हमको होना चाहिए। आप लोगों को क्लास हम देने लगते हैं कि 1 घंटे की, तो आप लोग बोर होने लगते हो। आते हो बढ़िया, भाई निकल लेते हो। आते हो हाय हेलो करते हो कमेंट बॉक्स में, और कोई हाय हेलो आपके जवाब का रिप्लाई नहीं देता है। पढ़ने वाले बच्चे पढ़ रहे होते हैं, आप उसमें आते हो हाय हेलो करते हो और जवाब नहीं मिलता है, बस आप निकल जाते हो। अरे भैया पढ़ाई कर लो यार, ये ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा, ये समय दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं भैया आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, घा पार्ट। बढ़िया, बहुत ही गजब का क्वेश्चन। यदि y इक्वल टू एक्स की पावर डॉट डॉट इन्फिनेटिव, ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है x dy बाई डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर अपान में 1 माइनस का log x। कितना दिया गया? 1 माइनस log x, इंटू में 2 भी दिया गया है। क्या क्वेश्चन भैया, बहुत ज़्यादा रिपीट होता था पहले, अभी भी रिपीट हो जाता है कभी कभी। देख लेते हैं। आज तो मार्कर की सारी स्याही ही सब खत्म हो रही है। बस देखे कितने मार्कर खत्म हो गए, दिखा देते हैं। ये देखो 4 मार्कर लिए, सब खत्म हो रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं इसे। y इक्वल टू एक्स की पावर, जब ऐसी कोई कंडीशन मिलती है, अनंत श्रेणी वाले फलनों का अवकलन आपको मैंने पढ़ाया है, तो x की पावर बार बार वही चीज़ मिले तो आप y मान लीजिए, जिसके बराबर ये पूरा फलन दिया है बस वहीं पर y मान लीजिए, रोक दीजिए। फिर आप क्या कीजिए, अब जब चर की पावर चर होता है तो लॉग लेना पड़ता है। लॉग ले लोगे तो ये हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा लॉग एक्स की पावर वाई, ये हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू, पावर आ जाएगी वाई लॉग कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा आपका। हो जाएगा कि नहीं? अब अवकलन करोगे, क्योंकि आपको चाहिए डी बाई डी एक्स, तो अवकलन करोगे 1 अपान वाई का कितना हो जाएगा, 1 अपान वाई, और वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। वाई यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड फलन लगाएंगे, क्योंकि 2 फलन जब गुणन फल के रूप में दिए होते हैं तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगाते हैं। वाई छूटा लॉग एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 अपान एक्स, प्लस लॉग एक्स को छोड़ेंगे और वाई का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब डी बाई डी एक्स वाले एक तरफ कर लेंगे, 1 अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस का लॉग एक्स, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा वाई अपान में एक्स, वाई एक कम वाई बटे में एक्स। अच्छा डी बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये मिल जाएगा 1 अपान वाई और माइनस का लॉग एक्स इक्वल टू वाई अपान में एक्स। अब क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स को रोक लेंगे, बाकी चीज़ों को पक्षांतर कर देंगे। हमें चाहिए डी बाई डी एक्स, ठीक है, तो हम डी बाई डी एक्स को रोकेंगे, लेकिन उसके पहले हम इसको सॉल्व तो कर लें। तो हो जाएगा 1 माइनस वाई लॉग एक्स अपान में कितना हो जाएगा, वाई, वाई का गुणा इधर से कर दिया, अब बराबर वाई अपान एक्स कर दिया। अब क्या किया, हम एक्स को इधर ले आए गुणे में, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो गया, वाई बटे में उधर चला गया गुणे में, तो हो गया वाई स्क्वायर अपान में 1 माइनस वाई लॉग एक्स। आप देख लीजिए प्रश्न में यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी, ठीक है, यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी। अच्छा इंटू में ये जो 2 लगा हुआ है 2 नंबर का सवाल है, इसलिए 2 हमने लगा दिया है, ठीक है। इंटू में 2 नहीं, वो 2 नंबर, उसका मार्क्स लिखा था ना कि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, मैंने इसलिए लिख दिया था। चलिए भाई, इस तरीके से जो तीसरा क्वेश्चन होता है वो आपका भैया सॉल्व होता है, ओके। चलिए समय को लॉस नहीं करेंगे, चौथे के का पार्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो का पार्ट है वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट। इसमें देखिए मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार बताए हैं, एग्जाम में आते हैं। 3xy ZW, उसके बाद बराबर x 6 लिखा हुआ है, -1 और 2w लिखा हुआ है, ठीक। आगे थोड़ा रफ करें तब लिखें। चलिए उसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पर लिखा है प्लस, ठीक, ये लिखा है 4x + y z + w और लिखा है 3, ठीक है। ये आपका इसे तो x y z w के मानों को ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको ब्रह्मास्त्र सीरीज में कराया है, उदाहरण का क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का। आपको करना कुछ नहीं है, अगर 3 गुणे में आप भी होगे तो पहले 3 का गुणा कर दीजिए, 3x 3y 3z 3w बराबर, यहाँ पर देखिए जोड़ लीजिए, x 4 जोड़ोगे
एक्स प्लस 4। देखिए दोनों आप भी अगर सेम ऑर्डर के हैं तो जुड़ सकते हैं, घट सकते हैं, उनके संगत अवयव बराबर हो सकते हैं, वही कर रहे हैं। 6 में एक्स प्लस वाई जोड़ेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए -1 में जेड प्लस डब्ल्यू जोड़ेंगे, -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। 2 डब्ल्यू में 3 जोड़ेंगे तो 2 डब्ल्यू प्लस 3 हो जाएगा। अब ये सेम ऑर्डर के आप भी हैं, इक्वल दिखा देंगे, एक्स वाई जेड के मान निकाल सकते हैं। चलिए थोड़ा निकाल के मैं दिखा देता हूँ। 3x किसके बराबर हो जाएगा, एक्स प्लस 4। संगत अवयव बराबर होंगे, तो 3x बराबर जब x प्लस 4 दिखाएंगे, x इधर आएगा तो 3x से 1x घटेगा, 2x बचेगा। 2x बराबर 4, तो x बराबर कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 3y बराबर x प्लस वाई प्लस 6 दिखा देंगे। ये चीज़ इसके बराबर, ये चीज़ इसके बराबर, ये चीज़ इसके बराबर दिखा दीजिएगा। अब इसमें x का मान रख दीजिए, y का मान आ जाएगा। फिर इसको जब इसके बराबर दिखाओगे तो आपका एक समीकरण 3w को जब आप 2w प्लस 3 के बराबर दिखाओगे तो w का मान आ जाएगा। तो इतना काम आप सभी लोग कर सकते हो, सिंपल है, ठीक है। चलिए आज की क्लास का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। कुछ होमवर्क दिया करें तो आप लोग करके देखा करो, ठीक है, यहीं पर मत देख लिया करो। देखिए अगला सवाल है आपका e की पावर cos x, क्या लिखा है, e की पावर cos x का साइन स्क्वायर x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, ठीक है। दिखाई पड़ रहा है e की पावर, अब मार्कर भैया सारी सही खत्म हो चुकी है, ठीक है। आगे आपको नेक्स्ट क्लास में सवाल बताएंगे, लेकिन इस सवाल को बता देंगे, ध्यान समझिए। e की पावर cos x का साइन स्क्वायर x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो जिसके सापेक्ष करना है उसका अवकलन नीचे रखना है। देखिए e की पावर cos x का जब अवकलन करोगे तो देखिए इसको y बराबर मान लीजिए, तो ये e की पावर cos x मैंने मान लिया। अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर हमें मिल जाएगा e की पावर cos x का अवकलन cos x का अगेन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन x। इसी प्रकार इसको समीकरण 1 मान लेंगे, जब साइन स्क्वायर एक्स के सापेक्ष करेंगे इसको v मान लेंगे, तो ये dv अपॉन dx बराबर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन हो जाएगा 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का अगेन करेंगे तो cos x हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। इसके सापेक्ष करें, इसको नीचे रखेंगे, उसको ऊपर रखेंगे, भाग कर देंगे, dx कैंसिल, dy बाई dv बराबर आपका आ जाएगा। देखिए कितना, साइन से साइन कैंसिल हो गया, ऊपर बचा माइनस का 1/2 बचा, e की पावर cos x बचा, और बटे में आपका cos x बचा। बस इस तरीके से जिसके सापेक्ष बोला जाए उसको बट्टे में रखिए, बाकी ऊपर उसके अवकल गुणांक को रखिए। प्राचल समीकरणों का अवकलन में आपने ये सब सीखा हुआ है, ठीक है। तो आज उम्मीद करता हूँ यहीं पर छोड़ दें, क्योंकि अभी आप लोग पेपर दे कर आए हो तो ज़्यादा देर बोर भी नहीं करते हैं, फिर अब कल से तांडव कायदे से मचाते हैं। आज मैंने तांडव का शुभारंभ कर दिया है, कल से बहुत ही तगड़ा तांडव होगा, पूरे पेपर का सलूशन होगा, ठीक है ना। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।